गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में स्वागत है। कल हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैं आशा करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम इसको रिवाइज भी करेंगे। 1-2 चैप्टर और हैं आपके, इसको ख़त्म करते हैं और फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं उनको फिर डिस्कस करेंगे। अभी आप इनको इतना सम अप करो, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तो फिर और हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले तो खनिज और ऊर्जा संसाधनों में अंतर। खनिज और ऊर्जा संसाधन अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खनिज में आपका लोहा, बॉक्साइट, सोना, अभ्रक, ये सब चीज़ें आती हैं और ऊर्जा संसाधन में चीज़ें आती हैं आपकी जो हमें ऊर्जा देती हैं। पावर रिसोर्सेज जिसको आप कहते हो, जैसे कोयला, ताप विद्युत, जल विद्युत, पेट्रोलियम, गैस, है ना। और इसके अलावा और भी साधन हैं, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब मिलके कहलाते हैं ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले खनिज है क्या? आप खनिज से क्या समझते हैं? खनिज जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों से मिलके बना पदार्थ होता है। वो कार्बनिक भी हो सकती है उसकी उत्पत्ति और अकार्बनिक भी हो सकती है। आप मार्क कर सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है कि एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये नेचुरल है, इसे लेबोरेटरीज में हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गई आपकी खनिज की परिभाषा। खनिज की परिभाषा के बाद अब हम करते हैं खनिजों के प्रकार। सिंपल 8th क्लास में पढ़ के आए हो, 10th में भी पढ़ के आए हो। खनिज 2 तरह के हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक में क्या फ़र्क है? यानी जो धातु से बने हैं, जिनके तारे बनाई जा सकती हैं, जिनको पीटा जा सकता है, जिनका आकार चेंज किया जा सकता है, ये जनरल है, ये आप पढ़ के आए। अधात्विक इससे बिल्कुल उल्टा, ना उनको डिवाइड किया जा सकता है, ना उनकी तारें बनाई जा सकती हैं, ना उनको शीटों में बांटा जा सकता है। ठीक है। फिर धात्विक और अधात्विक के बाद जो धात्विक हैं वो लोह और अलोह में मतलब 2 भागों में डिवाइड होते हैं। ये जैसे आरेख बना है ना, मैंने आपको इसी तरह से बताया है, जो मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको कहती हूँ वो इसी तरह से आप आरेख बना के दिखाएंगे, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा एक नज़र में कहाँ मैंने गलती की है। जो आप इतने पैराग्राफ लिख देते हो ना, उसमें से गलतियाँ निकालना या सही चीज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो, इसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं, सीधा उन्होंने एक ग्राफ बना दिया। अब अलोह और लोह और अलोह समझ आ गया। लोह वही लोहा, मैंगनीज, अलोह में तांबा, बॉक्साइट वगैरह आ गए। जिसमें लोहे का तत्व ज़्यादा होगा वो लोह कहलाएगा, जिसमें नहीं होगा वो अलोह धातुएं। अब अधात्विक खनिज में खनिज ईंधन भी हैं और अन्य धात्विक खनिज भी आते हैं। खनिज ईंधन तो सिंपल कोयला, पेट्रोलियम, गैस, और अधात्विक में माइका, चूना, ग्रेफाइट वगैरह आ जाते हैं। जो कायांतरित चट्टानें होती है ना ज़्यादातर, वो इसमें आ जाती हैं। क्लियर? अब इसके बाद सारा ये जो मैंने पढ़ाया ये ऊपर वही डिफाइन किया हुआ है इस पैराग्राफ में। अब इसके बाद हम सब जानते हैं कि जितने भी खनिज हैं या जितने अधात्विक खनिज हैं उनकी उत्पत्ति कार्बन से हुई है। आप पेज नंबर 73 पे 2nd पैराग्राफ में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो हैं कार्बन से बने हैं। इसीलिए हम इनमें से ऊर्जा निकाल सकते हैं। कार्बन समझते हैं ना, जो जलता है, जिससे आग लग सकती है ना। तो
कहा क्या जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स ज़मीन के नीचे दब गए थे, वो रासायनिक क्रिया के कारण या जो अन्योन्य क्रिया होती रही उनमें लगातार, उनके कारण वो हमें मिलते हैं खनिज ईंधन के रूप में। तो यही इसमें आपको बताया हुआ है कि वो खनिज जो हैं वो अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति से बने हैं, और जो धात्विक खनिज हैं या जो खनिज ईंधन है वो कार्बनिक उत्पत्ति से बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है, इस पूरे को जो मैंने बताया वो क्वेश्चन देखो इस तरह से आ सकता है। खनिज से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन। खनिजों के प्रकारों का वर्णन करिए, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप खनिज की परिभाषा दीजिए, उसके बाद खनिज के 2 प्रकार बता दीजिए, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज, फिर उन दोनों का सब डिवीज़न। धात्विक खनिज लोहो और अलोहो, और अधात्विक खनिज बट गए खनिज ईंधन और अधात्विक खनिजों में। ठीक है, ये फिर इनको अगर आप इस तरह से लिख देते हैं और साथ में इनका एक एक लाइन में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज़ एनफ फॉर 3 मार्क्स। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि खनिजों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ये आपका जो 73 पेज पे जो बॉक्स बना है उसके ऊपर दी हुई हैं खनिजों की विशेषताएं। अलग से भी आ सकती हैं, तो 3 या 4 विशेषताएं निकाल लो, और नहीं तो 5 भी बन जाएंगी, और उसमें से आप 2 या 3 इस क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो। पहली विशेषता क्या है? जितने भी खनिज हैं वो सब असमान रूप से वितरित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इतने खनिज, बंगाल में इतने खनिज, या छोटा नागपुर में इतने खनिज हैं, या उत्तर प्रदेश में, या कश्मीर की वैली में, या जम्मू कश्मीर में, ऐसे करके भाई बांट दिए, इतने इनको दे दो, इतने, ऐसा नहीं है। ये असमान रूप से वितरित है। कुछ क्षेत्र तो इनके केंद्र हैं, यानी जहाँ पर ये खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ये अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जो खनिज हैं वो भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर या पूरे भारत में असमान रूप से वितरित हैं। दूसरा पॉइंट बना कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। प्रतिलोमी वर्ड आ गया, यानी अगेंस्ट वाला। अगेंस्ट कैसे? एक दूसरे के विरुद्ध वाला। प्रतिलोमी का मतलब उल्टा पाया जाता है। वो क्या हुआ कि जो अधिक गुणवत्ता वाले हैं वो कम, और जो कम गुणवत्ता वाले हैं वो ज़्यादा। सोना बहुत महंगा है, हीरा और महंगा है, यूरेनियम और भी महंगा है, और ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा हो, बॉक्साइट हो, अभ्रक हो, चूना हो, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी एक विशेषता हो गई कि जो अधिक गुणवत्ता वाले खनिज हैं, आपको गुणवत्ता वर्ड नहीं ध्यान रहता, जो अधिक महंगे खनिज हैं भी लिख सकते हो, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो कम गुणवत्ता वाले खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 2 विशेषताएं। तीसरी विशेषता ये है कि ये खनिज जो हैं ये समाप्त होने वाले पदार्थ हैं। कौन से होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं? याद करो, इसी बुक में आएगा, फिर मैं अंडरलाइन कराऊंगी आपको। ध्यान रखो कौन से खनिज हैं जो समाप्त हो जाते हैं और फिर हम उनको नहीं बना सकते, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। तो ये खनिज सारे जो हैं वो इसी तरह के हैं। भूगर्भिक समय में इन्हें बनने में लंबा समय लगा, और अगर आवश्यकता के समय इनका पुनर्भरण नहीं किया जा, अब पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि छोड़ दें, इनका इस्तेमाल ही ना करें। हाँ, इनका इस्तेमाल इनके उपयोग के हिसाब से करना चाहिए। यानी जैसे पहले कहते हैं, हम पानी में मितव्ययता से उपयोग कीजिए, जितना ज़रूरी हो उतना इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर बाहर धूप है तो हीटर और वो सब चलाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मौसम अच्छा है तो तुम्हें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर लाइट है तो डे टाइम में घरों में लाइटें मत जलाओ, पानी को वेस्ट मत करो, बिजली को वेस्ट मत करो, है ना, पेट्रोल वेस्ट मत करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये बताती हैं कि क्योंकि इन खनिजों को हम बना नहीं सकते हैं तो इनका उपयोग इतनी समझदारी से करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ये उपलब्ध हो सकें। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इन्हें संरक्षित किया जा सकता है ना, वही जैसे मैंने तुम्हें बताया खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। वो कैसे कि इनका दुरुपयोग ना किया जाए। हर एक के अब पानी है, जैसे हम पिछला चैप्टर पानी वाला कर रहे थे, जल संसाधन, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक, ऐसे ही खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये अब वाटर तो है, वाटर साइकिल से बनेगा, लेकिन ख़राब पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इतनी सारी जनसंख्या को पानी चाहिए, उसको कैसे करेंगे। तो उसी तरह से इस लेसन में भी ये क्वेश्चन लास्ट में आएगा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए आप, खनिजों की 3 विशेषताएं हो गई। पहला, ये असमान रूप से वितरित हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, जो अधिक उपयोगी या जिनकी उपयोगिता बहुत है या जो महंगे खनिज हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो सस्ते खनिज हैं, कम गुणवत्ता वाले, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा, ये सभी जो हैं करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में दबे रहने से बने हैं, इसीलिए ये सभी समाप्य संसाधन हैं। आया याद? खत्म होने वाले, इनको बनने में लंबा समय लगता है और इनका पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। मतलब ये सभी समाप्य संसाधन हैं, एक बार समाप्त हो जाएंगे तो हम इनको दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इनका उपयोग हमें समझदारी से करना चाहिए। तो आज आपका एक क्वेश्चन हो गया तैयार कि खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार बताते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर विशेषताएं अलग से आए तो 3 नंबर, प्रकार और खनिज की परिभाषा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। भारत में खनिजों का वितरण। अभी हमने पढ़ा कि खनिज असमान रूप से वितरित है, तो अब खनिजों का वितरण है कहाँ कहाँ भारत में। तो भारत में 3 पट्टियाँ बताई हैं जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहली पट्टी है उत्तर पूर्वी पठार, जिसको छोटा नागपुर का पठार कहते थे। दूसरी है दक्षिण पश्चिम पठार, दक्षिण में पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक जहाँ आ जाते हैं। फिर है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी जहाँ गुजरात और राजस्थान आ जाते हैं। अब ये 3 पट्टियाँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में। अब कैसे आंसर बनाएं? 3 पट्टियाँ हो गई। अब आपने क्या करना है, हर एक प्रदेश में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो लिखने हैं और उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। बस इतना 3 नंबर के लिए बहुत है। आपको पता होने चाहिए कौन कौन से खनिज पदार्थ उस पट्टी में पाए जाते हैं और उस पट्टी में कौन कौन से राज्य आते हैं। मैं आपको मार्क कराती हूँ, आप कर लीजिए 73 पेज पे। देखिए, इस पट्टी के अंतर्गत फर्स्ट उत्तर पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, मैंने आपको बताया ये छोटा नागपुर के नाम से, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानी जाती है। तो इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ये राज्य आते हैं। और इसमें खनिज लोह इस्पात है, तो ज़्यादातर लोहा, कोयला, मैंगनीज और बॉक्साइट, अभ्रक, 3-4 नाम याद कर लो। लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक। क्लियर? अब दूसरी पट्टी दक्षिण पश्चिम, इसमें दक्षिण पश्चिम पे आ जाओ। दक्षिण पश्चिम सिरे में कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु का थोड़ा सा भाग और केरल। और अब इसमें क्या पाया जाता है? लोहा, मैंगनीज, चूना और लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, जो तमिलनाडु जिसके लिए फेमस है। लिग्नाइट भूरा कोयला है क्योंकि तमिलनाडु के पास बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो वहाँ कोयला खानों में पानी चला जाता है नीचे, जिसके कारण कोयले की क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो वो धुआं ज़्यादा छोड़ता है। और लिग्नाइट कोयला इसी ही तरह का कोयला है।
क्लियर हो गया। अब नीचे लिखा है केरल में मोनाजाइट और थोरियम भी पाया जाता है, गोवा में लोहा भी पाया जाता है। आप सारा इकट्ठा लिख सकते हो, पहले राज्य और फिर उसके बाद उनके खनिज पदार्थ। थर्ड पट्टी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो राजस्थान और गुजरात, अरावली का हिस्सा राजस्थान और गुजरात, मैंने ये आपको बता ही दिया था। अब इसमें क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की शैलें, याद रहता है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम खनिज लिख देते हैं। तांबा, जिंक, फिर संगमरमर, ग्रेनाइट, जिप्सम, बलुआ पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि डेजर्टेड एरिया है वहाँ पर इसी तरह की शैलें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया, ये 3 पट्टियाँ हो गई। और एक लास्ट में असम की पट्टी लास्ट में लिखी हुई है, जहाँ पर कि तेल के निक्षेप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार सबसे ज़्यादा असम में हैं और वहाँ तेल के कुएं भी हैं, तेल की परिष्करणशालाएं भी हैं। तो मेन 3 पट्टियाँ लिखने के बाद जब आप कंक्लूड करेंगे आंसर, तो उसमें एक पट्टी असम राज्य की भी लिख सकते हैं, जहाँ पर, और फिर उसने बॉम्बे हाई भी कहा, जहाँ पर अधिकतर तेल के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के 2 क्वेश्चन हो गए। पहला, खनिज से आप क्या समझते हैं, खनिज के प्रकार बताते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। दूसरा, भारत में खनिजों का वितरण किन पट्टियों में है, या भारत में खनिज की मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियां कौन सी हैं, नाम बताते हुए वर्णन कीजिए। अब ये 5 नंबर 3 नंबर में आ गया, लेकिन 1 नंबर में भी आ सकता है। जैसे वो कह दें उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन से राज्य और कौन से खनिज पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश में, इस तरह से भी आ सकता है। जब आपको याद होगा तो आप किसी भी वे में आ जाए, आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो इसका टॉपिक है वो शुरू करेंगी, और आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आप समझना चाहते हैं अच्छी तरह से तो एक बार बुक रीडिंग कीजिए, आप वीडियो को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, okay, take care, have a nice day and goodbye, and keep watching my channel Geography Classes, Nirmal Geography Classes. Bye bye.